नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि कानपुर से इस बीच बड़ी खबर बता दें, जहां पर युवती के शोर बचाने पर राहगीरों ने कार को रोका है। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने मारपीट और पथराव भी हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही थाना हनुमंत विहार क्षेत्र के मधुलोक चौराहे की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कानपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि गाड़ी में युवती को जबरन बिठाया जा रहा था और तभी जब पुलिस पहुंची, घटना की सूचना मिलने के बाद तो पुलिस के साथ मारपीट और पथराव की भी खबर है। साथ ही आपको बता रहा था, युवती के शोर मचाने पर राहगीरों ने कार को रोका। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने हुई मारपीट और पथराव। साथ ही थाना हनुमंत विहार क्षेत्र के मधुलोक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पुलिस के सामने जमकर हुआ उत्पात। गाड़ी में युवती को जबरन बैठाते दिखे हैं लोग। युवती के शोर मचाने पर राहगीरों ने कार को रोका। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने मारपीट और पथराव भी हुई। थाना हनुमंत विहार क्षेत्र के मधुलोक का ये पूरा मामला। हम आपको ये घटना के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। किस कदर यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है, वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पथराव और मारपीट की भी खबर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बना लिया। वीडियो इंटरनेट पे डाला गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने जमकर उत्पात की खबर कानपुर से। साथ ही आपको बता दें कि जो खबरें सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि युवती को जबरन कार में बिठाया जा रहा था और घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने जमकर उत्पात उपद्रवियों ने मचाया। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रही हैं। युवती को जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा था। जब युवती ने शोर मचाया तो वहां पर मौजूद लोगों ने कार को रुकवाया, पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा गया है। तस्वीरें घटनास्थल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर से ये पूरी खबर। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अर्जुनगंज में भावराव देवव्रत सेवा न्यास की ओर से महानवा के शिक्षण संस्थान के छात्रावास का भूमि पूजन किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत भी की। बता दें कि सीएम योगी ने यहां महामना शिक्षण संस्थान के बालिका प्रकल्प छात्रावास का शिलान्यास किया है और सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्किल मिशन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। साथ ही छात्रों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ बहुत ही जल्द छात्रों को भी दिया जाएगा। बता दें कि इस बार यूपी लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े हुए थे। खबर गोरखपुर के देवकली गांव से, जहां सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। सुबह कमरे में धुआं उठता देख आसपास के लोग अंदर गए तो चारों का शव एक ही बेड पर पड़ा हुआ मिला। गांव के लोगों का कहना है कि पारिवारिक कलह की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि मृतक युवक का अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। साथ ही मृतक महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर खुद को आग लगाकर जला लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एक इंद्र बहादुर मौर्य, जो कि 42 वर्षीय सब्जी विक्रेता हैं, अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी के साथ यहाँ गांव में एक मकान में रहते हैं। आज सुबह मकान के पीछे जो खेत है वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि उनके
घर के रोशनदान से धुआं निकल रहा है। देखने के बाद वो इनके घर पर आए और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, परंतु जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उनके द्वारा कुछ और ग्रामवासियों के सहयोग लिया गया। सभी ने मिलकर के दरवाजा बलपूर्वक यहाँ पर खोला। अंदर जाने पर देखा कि जो ये इंद्र बहादुर मौर्य हैं, ये जलती हुई अवस्था में इनकी बॉडी है और इनकी पत्नी और बच्चों की भी जो डेड बॉडी है वो बगल में पड़ी हुई। और यह सहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवंतपुर के पास सहार बिधुना मार्ग पर टेम्पो और पिकअप की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 9 घायलों को बिधुना सीएससी और 3 घायलों को सीएससी सहार में भर्ती कराया गया है, जिसमें पिकअप चालक की गंभीर हालत को देखते हुए सेफई रेफर कर दिया गया है। आठ लोग घायल हैं, 8 से 9 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोगों को सभी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है और बाकी मरीजों का यहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। डेथ कितनी हुई? एक की मृत्यु। सहार थाना क्षेत्र के पटना गांव के कुछ लोग बिधुना कस्बा से शादी की शॉपिंग करके टेम्पो से वापस आ रहे थे, जिसमें सहार बिधुना मार्ग पर सहार की तरफ से जा रहे हैं पिकअप में भगवंतापुर के पास आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर सहार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया, जिसमें से 7 व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना एवं 3 व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार भेजा गया। बिधुना में दौरान इलाज 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 4 व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज सफई रेफर किया गया तथा सहार में 2 व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर किया गया। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। किससे किससे? ऑटो और पिकअप से। कितने लोग घायल हैं लगभग? 15-20 लोग। अच्छा, तो इनका क्या नाम था जो खत्म हुआ? हमें नहीं पता, हमारे फ्रेंड के डैड थे। हमारी फ्रेंड के डैड थे, अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में आए थे। शादी में नहीं थे? शादी कहाँ थी? पटना। तो बरेली का जिला सरकारी अस्पताल अब खुद ही बीमार दिखाई देने लगा है। सरकार ने अस्पताल गरीबों की बीमारी दूर करने के लिए बनवाए हैं और सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन बरेली के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। अब किसी अधिकारी या मंत्री का दौरा होता है तो ठीक करा दिया जाता है। अस्पताल में बने रैन बसेरे का हाल भी बद से बदतर हो चुका है। मरीजों के तीमारदार रैन बसेरों में रहकर इलाज करा रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि सीवर खराब होने की वजह से सारी गंदगी बाहर बह रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी रैन बसेरे में बने शौचालय और टॉयलेट की सफाई नहीं हुई और न ही सीवर लाइन को ठीक करवाया गया। तीमारदार अस्पताल में अपने मरीज का इलाज कराने तो आते हैं और खुद ही बीमार होकर जाते हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। नहीं, पहले असल में ये इधर तो हमारा जो जलकल वालों ने जो करा था, उन्होंने जो हमसे दिया था, हमने कुछ पैसा देके जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था वो दे दिया था हमने, और उन्होंने वो पाइप डाल के वहां से कनेक्ट भी कर दिया था। और कभी कभी वहां पर काम वाम कोई चलता रहता है तो कभी कभी वो जो उधर से ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारी जो दिक्कत है जो है फिर वही पानी हमारा जो है वापस आ जाता है। ये तो लंबे समय से जो है ये समस्याएं आ रही है। ये तो बहुत मतलब ये तो कई सालों से है। ये तो फिर इसका क्या समाधान है? समाधान तो नहीं पड़ा, ये तो पूरी की पूरी दोनों तरफ की तभी है ये समाधान तो इसका। तो ये तस्वीरें आप बरेली से देख रही है। बदहाली की मार झेल रहा है अस्पताल। रैन बसेरों की हालत भी यहां पर बदहाल पड़ी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही ये पूरा मामला बता दें, बरेली से रैन बसेरों की हालत बद से बदतर हो चली है।
तो खबर जौनपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने मीडिया से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में पुलिस प्रमुख का दायित्व निभाते हुए कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही उनकी प्राथमिकता होगी कि अपराध और अपराधियों से सख्ती के साथ निपटते हुए शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। उन्होंने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस का काम करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था खराब करने वाले किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। जिले में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद कई तरह की बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध पर लगाम लगाई जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने मीडिया से बात की, मीडिया से मुखातिब हुए और जिले में कानून व्यवस्था कायम हो, इस बात के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि अपराध करने वाला चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर के नए एडीजी आलोक सिंह के साथ आईजी प्रशांत कुमार देर शाम कानपुर देहात पहुंचे। बता दें कि एडीजी आलोक सिंह 4 साल पहले कानपुर में आईजी के पद पर तैनात थे। साथ ही बता दें कि एसपी कानपुर देहात बीबीजीटीएस मूर्ति ने एडीजी का, तो वहीं एएसपी राधेश्याम चौरसिया ने आईजी का स्वागत किया है। एडीजी आलोक सिंह ने कस्बे में पैदल गश्त कर स्थानीय व्यापारियों और अन्य लोगों से कानून व्यवस्था के प्रति राय जानी। एडीजी आलोक सिंह बोले कि पिछले 4 सालों की अपेक्षा कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कई बिंदुओं पर चर्चा कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। एडीजी और आईजी ने कानपुर देहात के रूरा कस्बे का भ्रमण किया और इस दौरान भारी संख्या में फोर्स भी तैनात रही। कानपुर देहात में से परिचित हूँ, पहले भी यहाँ आईजी रह रहा हूँ और यहाँ की जो इस 4 साल के बाद की बदली हुई परिस्थिति है उसको आज देखने यहाँ पर क्षेत्र में भ्रमण किया गया, बाजार में भ्रमण किया गया, लोगों से संवाद किया गया, लोगों के जो प्रश्न थे उनके संबंध में उनसे कुछ जानकारी एकत्रित की गई, पुलिस के बारे में, पुलिस के अतिरिक्त जैसे यहाँ के कुछ युवा उद्यमियों से वार्ता की गई, उनके जो विषय थे उन विषयों पर उनसे चर्चा की गई। बैंक की सुरक्षा को देखा गया। मेरे साथ कुछ महिला अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा यहाँ बच्चियों से, महिलाओं से भी फीडबैक लिया गया। तो खबर बरेली से, जहां कारखाना क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मुकाबला पूर्वोत्तर रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम पर एडमिन वेंजर और कैरेज राइडर के बीच खेला गया है। अब आपको बता दें कि कैरेज राइडर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वसीम मियां ने 42 रन बनाए। आपको बता दें कि एडमिन वेंगर के राजकुमार को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। साथ ही शिखर दयाल को टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि मुख्य कारखाना प्रबंधक रमेन मलिक ने पुरस्कार वितरण भी किया है। वर्कशॉप स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा 4 दिन व्यापी एक क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर शॉप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्कशॉप का स्टाफ को, वर्कशॉप का सुपरवाइजर को, सारे एम्प्लॉइज को हमने 4 टीमों में बांटा था। उसमें एक एडमिन का टीम था, एक कैरेज का टीम था, एक वागन का टीम था, एक स्टोर का टीम था और ये चारों टीम ने अपने बीच लीग पर्याय में 3-3 मैच खेले और 3-3 मैच खेलने के बाद जो दोनों टीम पॉइंट एवं एवरेज स्कोर के आधार पर ऊपर थे वो दोनों का आज बीच फाइनल मैच हुआ,
जो कि एडमिन थे और कैरियर्स का टीम थे, और आज का मैच काफी रोमांचक हुआ। तो खबर मथुरा से, जहां शहर कोतवाली और एलआईयू निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा की संयुक्त कार्रवाई में एक बांग्लादेशी को आर इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुछ दस्तावेज, मोबाइल और नकदी भी बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पकड़ा गया बांग्लादेशी विदेशियों को बिना अनुमति चोरी छुपे भारत देश में प्रवेश कराना और शरणार्थी कार्ड बनवाने का लालच देकर 40,000 बांग्लादेशी टाका लेकर बांग्लादेशी से अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कराने का काम किया करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा है कि अभी तक करीब 11 रोहिंग्याओं को भारत लाने का वो काम कर चुका है। देखिए, थाना कोतवाली एवं एलआईयू मथुरा द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए यह सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें कमरुल विश्वास सन ऑफ मोहम्मद मेहताब, जो कि खुलना बांग्लादेश का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। यह व्यक्ति जनपद मथुरा में इस आशय से आया था कि यह ठेका लेकर के बांग्लादेश में जो निवासित रोहिंग्याज हैं उनको किसी तरीके से बांग्लादेशी बॉर्डर से पार कराकर इंडिया में प्रवेश कराता है और उनको वहां पर यह लालच भी देता है कि आपका शरणार्थी कार्ड यानी रेफ्यूजी कार्ड बनवा दिया जाएगा, उसके आधार पर आप इंडिया में रह पाएंगे। इस एवज में यह काफी पैसे भी लेता है उनसे, जिसमें एक सूचना के अनुसार लगभग 40,000 बांग्लादेशी टका एक व्यक्ति से इसके द्वारा लिया गया है। तो शासन के निर्देश पर हमीरपुर जिले में परिवहन विभाग की ओर से एक महीने से चलाए जा रही सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया है, जिसमें परिवहन विभाग ने जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान आयोजन में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल, अपर जिलाधिकारी नागेंद्र नाथ और सीओ सदर राजेश कमल सहित परिवहन विभाग का स्टाफ भी मौजूद रहा। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित निबंध और प्रश्नोत्तरी के विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। परिवहन विभाग से जारी निर्देश पर सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए 5 जनवरी को सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई थी। आज आखिरी दिन था, उसमें महीने भर जो हमारे कार्यक्रम चले उसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया, कार्टून बनाए, स्लोगन्स लिखे, डिबेट प्रतियोगिताएं हुई। तो उन सबको यहाँ बुलाकर सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया। जिन टीचर्स ने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिया, जिन लोगों ने समाज में सड़क सुरक्षा संबंधित अच्छे काम किए, उन सब लोगों को भी यहाँ बुलाकर पुरस्कृत किया गया। और हम लोगों का यही प्रयास है कि जनपद में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का लोग पालन करें और जो दुर्घटनाओं की एक बहुत बड़ी संख्या होती है उसको कम करते करते हम लोग 0 तक ले जाएं। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं अब राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी छात्रावास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आइए सुनाते हैं। महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन भी यहां पर प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, न्यास के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गोयल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज माघी पूर्णिमा है। मध्यकाल में सामाजिक भेदभाव को दूर कर
एक समरस समाज की स्थापना करने और कर्म साधना की प्रेरणा देने वाले महान संत सदगुरु रविदास जी की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को, सदगुरु संत रविदास जी की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य संत के इस चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं। ये वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा, वह समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा। हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए, उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। यही कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही बोध जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए। ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया। वह था आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी। जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। समाज जब आगे बढ़कर के उसे लीड करता है, परिणाम भी सामने आने लगते हैं। तो यूपी की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।